नमस्ते, मैं चंद्रशेखर आप सभी को मैं अपने चैनल डिलीजेंट एकेडमी में स्वागत करता हूं। हम लोग बिहार एसएससी के लिए एक मैथ का सीरीज स्टार्ट किए थे, जिसमें हम लोग प्रत्येक दिन बिहार एसएससी में आए हुए मैथ का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और उस पर आधारित मैथ का क्वेश्चन कर रहे हैं। चलिए आज उस सीरीज में हम लोग आगे की तरफ चलते हैं। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको सबसे पहले लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन है, एक स्टीमर धारा की दिशा में दो बंदरगाहों के बीच की दूरी 4 घंटे में तथा धारा के विपरीत 5 घंटे में तय करता है। यदि धारा का वेग 2 किलोमीटर पर घंटा हो तो शांत जल में स्टीमर की चाल कितनी होगी। हमें क्या निकालना, शांत जल में स्टीमर की चाल निकालना है। तो देखिए जब स्टीमर धारा की दिशा में जाएगा तो उस केस में क्या होगा, स्टीमर का वेग और धारा का वेग ऐड हो जाएगा, और जब स्टीमर धारा के विपरीत दिशा में जाएगा तो उस केस में क्या होगा, स्टीमर का वेग और धारा का वेग माइनस हो जाएगा। तो देखिए हमें क्वेश्चन में धारा का वेग दिया हुआ है, तो हम स्टीमर का वेग कुछ मान लेते हैं। देखिए हमने मान लिया कि स्टीमर का वेग x किलोमीटर पर घंटा है। हमने मान लिया कि स्टीमर का वेग x किलोमीटर पर घंटा है, और हमें क्वेश्चन में धारा का वेग क्या दिया है, 2 किलोमीटर पर घंटा दिया हुआ है। तो देखिए जब धारा की दिशा में जाएगा तो उस केस में क्या होगा, स्टीमर का वेग और धारा का वेग ऐड हो जाएगा। जब धारा की दिशा में जाएगा तो उस केस में क्या होगा, स्टीमर का वेग और धारा का वेग ऐड हो जाएगा। और धारा की दिशा में जाने में कितना समय लग रहा है, 4 घंटा का समय लग रहा है। और जब धारा के विपरीत दिशा में जाएगा तो उस केस में क्या होगा, स्टीमर का वेग और धारा के वेग माइनस हो जाएगा। स्टीमर का वेग और धारा के वेग माइनस हो जाएगा, और धारा के विपरीत जाने में कितना समय लग रहा है, 5 घंटा का समय लग रहा है। देखिए दोनों दूरी क्या होगा, बराबर होगा, क्योंकि दो बंदरगाहों के बीच की दूरी क्या होगा, फिक्स होगा। अब देखिए हम इस इक्वेशन से x का वैल्यू निकाल सकते हैं। हम इसमें अगर 4 से गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 4x प्लस क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और हम इस साइड अगर 5 से गुना करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 5x माइनस क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब देखिए इस -10 को अगर हम इस साइड लेके जाएं तो माइनस में तो प्लस में हो जाएगा, और इस 4x को अगर हम उस साइड लेके जाएंगे तो हमारा प्लस में तो माइनस में हो जाएगा। यानी 5x में से अगर हम 4x माइनस करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। और इस 10 को इस साइड लेके आएंगे तो हमारा माइनस में तो प्लस में हो जाएगा। यानी 8 में अगर 10 ऐड करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। यानी x क्या निकल के आ गया, 18 किलोमीटर पर घंटा निकल के आ गया। यानी शांत जल में स्टीमर का वेग क्या निकल के आ गया, 18 किलोमीटर पर घंटा निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन है, 4 मिश्रणों में दूध और पानी के अनुपात क्रमशः 1:2, 2:3, 3:2 तथा 7:8 है। यदि इनकी बराबर मात्राएं परस्पर मिला दी जाए तो नए मिश्रण में दूध तथा पानी का अनुपात क्या होगा। हमें क्या निकालना, नए मिश्रण में दूध तथा पानी का अनुपात निकालना है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में 4 प्रकार का मिश्रण दिया हुआ है, और चारों प्रकार के मिश्रण में हमें दूध और पानी का रेशियो दिया है। चारों प्रकार के मिश्रण में हमें दूध और पानी का रेशियो दिया है। देखिए पहले में हमें रेशियो क्या दिया है, 1:2 दिया हुआ है। दूसरे में हमें रेशियो क्या दिया है, 2:3 दिया हुआ है। तीसरे में हमें रेशियो क्या दिया है, 3:2 दिया हुआ है। और चौथे में हमें रेशियो क्या दिया है, 7:8 दिया हुआ है। अब देखिए हमने मान लिया कि पहले मिश्रण में अगर 1 यूनिट दूध है तो 2 यूनिट क्या है, पानी है। यानी पहले मिश्रण का आयतन कितना हो जाएगा, 3 यूनिट। अब देखिए दूसरे मिश्रण में अगर 2 यूनिट दूध है तो 3 यूनिट क्या है, पानी है। यानी दूसरे मिश्रण का आयतन कितना हो जाएगा, 5 यूनिट। तीसरे मिश्रण में अगर 3 यूनिट दूध है तो 2 यूनिट क्या है, पानी है। यानी तीसरे मिश्रण का आयतन क्या हो जाएगा, 5 यूनिट। अब देखिए चौथे मिश्रण में अगर 7 यूनिट दूध है तो 8 यूनिट क्या है, पानी है। यानी चौथे मिश्रण का आयतन कितना हो जाएगा, 15 यूनिट हो जाएगा। अब देखिए हमें क्वेश्चन में आगे क्या दिया हुआ है कि इनकी बराबर मात्राएं परस्पर मिला दी जाए। यानी सभी का बराबर आयतन लेके अगर परस्पर मिला दिया जाए तो नए मिश्रण में दूध और पानी का आयतन क्या होगा, नए मिश्रण में दूध और पानी का रेशियो क्या होगा। तो देखिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, सभी का हम आयतन बराबर करेंगे। अब देखिए सभी का आयतन बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे, 3, 5, 5 और 15 का हम एलसीएम लेंगे। तो देखिए 3, 5, 5 और 15 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो हम सभी को 15 बना लेंगे। तो देखिए 3 को 15 बनाने के लिए हम इसमें 5 से गुना करेंगे। 5 को 15 बनाने के लिए हम इसमें 3 से गुना करेंगे। 5 को 15 बनाने के लिए हम इसमें 3 से गुना करेंगे। इस 5 को 15 बनाने के लिए हम इसमें 3 से गुना करेंगे, और 15 को 15 बनाने के लिए हम 1 से गुना करेंगे। अब देखिए हम यहाँ अगर 5 से गुना करें तो हमें रेशियो में 5 से गुना करना पड़ेगा। इस रेशियो में अगर हम 5 से गुना करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 5:10 हो जाएगा। इस रेशियो में अगर हम 3 से गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 6:9 हो जाएगा। और इस रेशियो में अगर हम 3 से गुना करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 9:6 हो जाएगा। इस रेशियो में अगर हम 1 से गुना करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 7:8 हो जाएगा। अब देखिए हम यहाँ दूध से दूध को ऐड कर देंगे
और पानी से पानी को ऐड कर देंगे तो नए मिश्रण में दूध और पानी का रेशियो निकल के आ जाएगा। अब देखिए हम यहाँ अगर ऐड करेंगे, हम यहाँ अगर ऐड करेंगे तो नए मिश्रण में दूध और पानी का रेशियो क्या हो जाएगा। देखिए हम इसे अगर ऐड करेंगे तो 5 + 6 क्या हो जाएगा 11, 11 + 9 क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा, 20 और 7 क्या हो जाएगा 27, ये क्या हो जाएगा 27 हो जाएगा। और हम इसे ऐड करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 19, 19 + 6 क्या हो जाएगा 25, 25 और 8 क्या हो जाएगा 33 हो जाएगा, 25 और 8 क्या हो जाएगा 33। हम इसे 3 से काट सकते हैं, ये 3 से कितने बार में जाएगा, ये 3 से जाएगा 9 बार में और ये 3 से जाएगा 11 बार में। यानी नए मिश्रण में दूध और पानी का रेशियो क्या निकल के आ गया 9:11 निकल के आ गया। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया 9:11 निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन है एक पार्टी में शामिल महिलाओं और पुरुषों में 3:2 का अनुपात था। जब 20 और पुरुष शामिल हो गए तो अनुपात उल्टा हो गया। पार्टी में शामिल महिलाओं की संख्या कितनी थी। हमें क्या निकालना, पार्टी में शामिल महिलाओं की संख्या निकालना है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में महिला और पुरुष के संख्या का हमें रेशियो दिया है। हमें रेशियो क्या दिया है 3:2 दिया है और यह रेशियो उल्टा हो जा रहा है, यह रेशियो उल्टा हो जा रहा है, यह रेशियो उल्टा हो जा रहा है। इसका मतलब रेशियो कितना हो जाएगा 2:3 हो जाएगा। यह रेशियो उल्टा कब हो रहा है, यह रेशियो उल्टा कब हो रहा है जब हम 20 और पुरुष को शामिल कर रहे हैं, जब हम 20 और पुरुष को हम शामिल कर रहे हैं, जब हम 20 और पुरुष को शामिल कर रहे हैं। इसका मतलब क्या होगा कि पार्टी में पहले जितनी महिला होगी अभी भी उतना ही होना चाहिए। अब देखिए हमने मान लिया कि पार्टी में पहले महिला की संख्या अगर 3 यूनिट थी तो पुरुष का संख्या कितना था 2 यूनिट। अब देखिए हम 20 और पुरुष शामिल कर रहे हैं तो पार्टी में महिला का संख्या कितना हो जा रहा है 2 यूनिट, तो पुरुष का संख्या कितना हो जा रहा है 3 यूनिट। अब देखिए यहाँ महिला का संख्या कितना था 3 यूनिट, तो यहाँ महिला का संख्या घट के कितना हो जा रहा है 2 यूनिट, जबकि हम शामिल क्या कर रहे हैं पुरुष शामिल कर रहे हैं। यानी पार्टी में पहले जितना महिला होगी अभी भी उतना ही होना चाहिए। यानी यहाँ जो है महिला का संख्या अगर 3 यूनिट है तो यहाँ भी महिला का संख्या 3 यूनिट ही होना चाहिए। तो देखिए हम सबसे पहले महिला की संख्या बराबर करेंगे। अब देखिए इस 3 और 2 को हम बराबर करने के लिए क्या कर सकते हैं, इस 3 में अगर हम 2 से गुना कर ले और इस 2 में अगर हम 3 से गुना कर ले तो ये हमारा बराबर हो जाएगा। अब देखिए अगर हम यहाँ 2 से गुना कर रहे हैं तो हमें इस रेशियो में 2 से गुना करना पड़ेगा। अगर हम यहाँ 3 से गुना करें तो हमें इस रेशियो में 3 से गुना करना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ हमारा रेशियो कितना हो जाएगा, हम इसमें 2 से गुना करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 6:4 हो जाएगा। हम इसमें 3 से गुना करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 6:9 हो जाएगा। अब देखिए पार्टी में पहले अगर महिला 6 यूनिट होगी तो पुरुष कितना होंगे 4 यूनिट। अब देखिए बाद में जो है जब हम 20 पुरुष और शामिल करें तो पार्टी में महिला कितना है 6 यूनिट और पुरुष कितना हो जा रहा है 9 यूनिट। यानी यहाँ भी महिला का संख्या क्या है 6 यूनिट और यहाँ भी महिला का संख्या क्या है 6 यूनिट। पहले पुरुष का संख्या कितना था 4 यूनिट, अब बढ़ के कितना हो गया, पुरुष का संख्या बढ़ के कितना हो गया 9 यूनिट। यानी पुरुष की संख्या में कितना का वृद्धि हो गया 5 यूनिट का वृद्धि हो गया। 5 यूनिट का वृद्धि कब हो रहा है, 5 यूनिट का वृद्धि कब हो रहा है जब हम 20 और पुरुष को शामिल करें। यानी यहाँ से हमारा क्या निकल के आ गया, यहाँ से हमारा निकल के आ गया कि 5 यूनिट का वैल्यू क्या होगा, 5 यूनिट का वैल्यू क्या होगा 20 होगा। यहाँ से हमारा निकल के आ गया कि 5 यूनिट का वैल्यू क्या होगा 20 होगा। तो हमसे पूछ क्या रहा है पार्टी में शामिल महिला का संख्या। तो देखिए पार्टी में महिला कितना शामिल है, पार्टी में महिला 6 यूनिट शामिल है। तो देखिए हमें 5 यूनिट का वैल्यू पता है तो हम यहाँ से 1 यूनिट का वैल्यू निकाल सकते हैं। 1 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। हमें 1 यूनिट का वैल्यू पता चल गया तो हम यहाँ से 6 यूनिट का वैल्यू निकाल सकते हैं। 6 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा। यानी पार्टी में कितनी महिला शामिल होंगी 24 महिला शामिल होंगे। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया 24 निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन है 40 विद्यार्थियों की एक कक्षा में लड़कों और लड़कियों का अनुपात 2:3 है। लड़कों का औसत प्राप्तांक 60 है और लड़कियों का औसत प्राप्तांक 70 है। पूरी कक्षा का औसत प्राप्तांक क्या है। हमें क्या निकालना है, पूरी कक्षा का औसत प्राप्तांक निकालना है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में कुल विद्यार्थी का संख्या दिया है और हमें क्वेश्चन में लड़कों और लड़कियों का हमें रेशियो दिया है और हमें क्या दिया है, लड़कों का हमें औसत प्राप्तांक दिया है, लड़कियों का हमें औसत प्राप्तांक दिया है और हमसे पूछ क्या रहा है पूरे कक्षा का औसत प्राप्तांक। देखिए हमें जो है लड़कों का औसत प्राप्तांक कितना दिया है, लड़कों का औसत प्राप्तांक 60 दिया है, लड़कियों का औसत प्राप्तांक कितना दिया है 70 दिया है। अब देखिए अगर हमें पूरे कक्षा का औसत प्राप्तांक पता होता, अगर हमें पूरे कक्षा का औसत प्राप्तांक पता होता तो हम यहाँ एलिगेशन लगाते तो जो हमारा नीचे रेशियो निकल के आता, किसका निकल के आता, संख्या का रेशियो निकल के आता और हमें क्वेश्चन में संख्या का रेशियो दिया हुआ है। तो देखिए हमने मान लिया कि पूरे कक्षा का औसत प्राप्तांक 1 से, तो देखिए ये जो बीच में संख्या होता है, ये जो बीच में संख्या होता है 1 से बड़ा होता है और दूसरे से क्या होता है छोटा होता है।
यानी एक से बड़ा होगा तो दूसरे से छोटा होगा, यानी 60 से x जो है बड़ा होगा तो 70 से क्या होगा, छोटा होगा। तो देखिए हम यहाँ एलिगेशन जब लगाते हैं तो हम क्या करते हैं, बड़े में से छोटे को माइनस करते हैं, यानी 70 जो है x से बड़ा है तो हम यहाँ 70 में से माइनस करेंगे x, और 60 जो है x से छोटा है यानी हम x में से माइनस करेंगे 60। यहाँ से जो हमारा रेशियो निकल के आएगा, रेशियो किसका निकल के आएगा, संख्या का, और हमें क्वेश्चन में संख्या का रेशियो दिया हुआ है, यानी हम इसके बराबर क्या लिख सकते हैं, 2:3, यानी यहाँ से हमारा हो जाएगा 70 माइनस x बटा x माइनस 60 इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 2/3 हो जाएगा। अब देखिए हम इस इक्वेशन से x का वैल्यू निकाल सकते हैं, हम यहाँ से क्रॉस गुना करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 210 माइनस 3x इक्वल टू, हम इस साइड अगर 2 से गुना करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 2x माइनस 120। अब देखिए इस माइनस 3x को अगर हम उस साइड लेके जाएंगे तो हमारा माइनस में तो प्लस में हो जाएगा, यानी 2x में अगर हम 3x ऐड करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 5x, और इस माइनस 120 को अगर हम इस साइड लेके आएंगे तो हमारा माइनस में तो प्लस में हो जाएगा, यानी 210 में अगर हम 120 ऐड करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 330, ये हमारा क्या हो जाएगा 330। अब देखिए हम यहाँ से x इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, हम इसे अगर 5 से काटेंगे तो ये 5 से जाएगा 6 बार में, हाथ में आ जाएगा 3, ये हो जाएगा 30, 30 जाएगा 5 से 6 बार में, यानी x क्या निकल के आएगा 66, यानी पूरे कक्षा का हमने औसत प्राप्तांक क्या मान के रखा था x, और x इक्वल टू क्या निकल के आएगा 66, यानी पूरे कक्षा का औसत प्राप्तांक क्या होगा, 66 होगा। हमारा आंसर क्या निकल के आएगा, 66 निकल के आएगा। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है अमित किसी कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकता है, उसी कार्य को बलबीर अकेले 10 दिन में पूरा कर सकता है। यदि अमित अकेले 3 दिन तक कार्य करता है और 3 दिन बाद बलबीर उसके साथ जुड़ जाता है तो कार्य कितने दिन में पूरा हो जाएगा। तो देखिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो यहाँ हमारा समय दिया हुआ है हम उस समय का एलसीएम निकालेंगे। देखिए हमारा समय क्या दिया हुआ है, हमारा समय दिया हुआ है 15 दिन और दूसरा समय क्या दिया हुआ है 10 दिन। तो हम सबसे पहले इन दोनों समय का हम एलसीएम निकालेंगे। तो देखिए 15 और 10 का एलसीएम क्या होता है, 15 और 10 का एलसीएम क्या होता है, 15 और 10 का एलसीएम होता है 30। अब देखिए हम टोटल वर्क को मान लेंगे 30 यूनिट, हम टोटल वर्क को मान लेंगे 30 यूनिट, टोटल वर्क को हम मान लेंगे 30 यूनिट। अब देखिए 30 यूनिट काम जब अमित कर रहा है, 30 यूनिट काम जब अमित कर रहा है तो कितना समय लग रहा है, 15 दिन का समय लग रहा है, और 30 यूनिट काम जब बलबीर कर रहा है तो कितना समय लग रहा है, 10 दिन का समय लग रहा है। तो देखिए हम यहाँ से दोनों का इफिशियंसी निकाल सकते हैं। देखिए अमित 15 दिन में अगर 30 यूनिट काम कर रहा है तो एक दिन में कितना काम कर रहा होगा, एक दिन में 2 यूनिट काम कर रहा होगा। बलबीर अगर 10 दिन में 30 यूनिट काम कर रहा है तो एक दिन में कितना काम कर रहा होगा, 3 यूनिट। अब देखिए दोनों का इफिशियंसी निकल के आ गया, और हमें क्वेश्चन में आगे क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में आगे दिया हुआ है कि यदि अमित अकेले 3 दिन तक कार्य करता है, यानी अमित अगर 3 दिन तक अकेले कार्य करेगा, अमित जो है अगर 3 दिन अकेले कार्य करेगा तो 3 दिन में कितना कार्य कर पाएगा। अमित जो है एक दिन में अगर 2 यूनिट काम कर रहा है तो 3 दिन में कितना काम करेगा, 6 यूनिट। अब देखिए हमें टोटल काम कितना करवाना है, हमें टोटल जो है 30 यूनिट काम करवाना है, जिसमें से अमित जो है 6 यूनिट काम कर लिया, यानी शेष काम कितना बच गया, हम इस 30 में से 6 माइनस करेंगे, ये हमारा क्या निकल के आ जाएगा, 24 यूनिट। अब देखिए हमें 24 यूनिट काम और करवाना है, और इस 24 यूनिट काम को दोनों मिलके कर रहे हैं, यानी अमित और बलबीर दोनों मिलके 24 यूनिट काम कर रहे हैं। अब देखिए अमित जो है एक दिन में अगर 2 यूनिट काम कर रहा है तो बलबीर एक दिन में 3 यूनिट काम करे, यानी दोनों मिलके एक दिन में 5 यूनिट काम करेंगे। तो 24 यूनिट काम करने में कितना समय लग जाएगा, हम इस 5 से अगर 24 में भाग देंगे तो हमारा समय निकल के आ जाएगा। यहाँ से हमारा क्या निकल के आ जाएगा, 4 सही 4/5 दिन। अब देखिए पहले जो है अमित 3 दिन काम कर चुका है और दोनों मिलके शेष काम को 4 सही 4/5 दिन में करे, यानी टोटल जो है समय कितना लग जाएगा, टोटल समय लग जाएगा 7 सही 4/5 दिन। हमारा आंसर क्या निकल के आएगा, 7 सही 4/5 दिन निकल के आ गया, यानी काम जो है कितने दिन में समाप्त हो जाएगा, 7 सही 4/5 दिन में समाप्त हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है एक पिता की आयु अपने बेटे की आयु से 3 गुनी है, 15 साल में वह सिर्फ 2 गुनी होगी। पुत्र की वर्तमान आयु क्या है, हमें क्या निकालना है, पुत्र की वर्तमान आयु निकालना है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि एक पिता की आयु अपने बेटे की आयु से 3 गुनी है, यानी हम यहाँ से वर्तमान आयु का रेशियो निकाल सकते हैं। हम यहाँ से वर्तमान का रेशियो निकाल सकते हैं, पिता और पुत्र के आयु का हम वर्तमान का रेशियो निकाल सकते हैं। अब देखिए वर्तमान में पिता की आयु अगर 3 यूनिट होगी तो पुत्र की आयु कितना होगी, 1 यूनिट, क्योंकि पिता की आयु पुत्र की आयु का क्या है, 3 गुना है।
अब देखिए हमें क्वेश्चन में और क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में दिया कि 15 साल में वह सिर्फ दुगुनी होगी, यानी हम यहाँ से 15 साल बाद का हम रेशियो निकाल सकते हैं। हम यहाँ से 15 साल बाद का हम रेशियो निकाल सकते हैं। देखिए 15 साल बाद पिता की उम्र अगर 2 यूनिट होगा तो पुत्र का उम्र कितना होगा, 1 यूनिट होगा। अब देखिए हम यहाँ से सबसे पहले आयु के बीच का हम अंतर चेक करेंगे। अब देखिए वर्तमान में पिता की आयु अगर 3 यूनिट है तो पुत्र की आयु कितना है, 1 यूनिट, यानी यहाँ आयु के बीच का अंतर कितना हो जाएगा, 2 यूनिट। अब देखिए 15 साल बाद पिता की आयु अगर 2 यूनिट है तो पुत्र की आयु कितना है, 1 यूनिट, यानी यहाँ आयु के बीच का अंतर कितना हो जाएगा, 1 यूनिट। अब देखिए यहाँ से हमारा जो अंतर निकल के आया वो अंतर बराबर निकल के नहीं आया, जबकि दो लोगों के बीच आयु का अंतर हमेशा क्या होता है, बराबर होता है। तो हम सबसे पहले अंतर को बराबर करेंगे। अब देखिए अंतर बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे, नीचे वाले अंतर से हम ऊपर वाले रेशियो में गुना करेंगे और ऊपर वाले अंतर से हम नीचे वाले रेशियो में गुना करेंगे। अब देखिए ऊपर वाले रेशियो में अगर हम 1 से गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 3:1 हो जाएगा, और नीचे वाले रेशियो में अगर हम 2 से गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 4:2 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से हमारा अंतर जो है बराबर निकल के आ गया, यहाँ से भी हमारा अंतर क्या निकल के आ गया, 2 यूनिट, और यहाँ से भी हमारा अंतर क्या निकल के आ गया, 2 यूनिट। अब देखिए वर्तमान में पिता की आयु अगर 3 यूनिट है तो 15 साल बाद कितना हो जा रहा है, 4 यूनिट, यानी पिता की आयु में कितने का वृद्धि हो गया, 1 यूनिट का वृद्धि हो गया। पिता की आयु में कितने का वृद्धि हुआ, 1 यूनिट का। अब देखिए वर्तमान में पुत्र की आयु अगर 1 यूनिट है तो 15 साल बाद कितना हो जा रहा है, 2 यूनिट, यानी पुत्र की आयु में कितने का वृद्धि हो रहा है, 1 यूनिट का वृद्धि हो रहा है। अब देखिए हम यहाँ कितने साल बाद जा रहे हैं, 15 साल बाद, यानी वर्तमान से 15 साल बाद जा रहे हैं, यानी वर्ष में हम कितने का वृद्धि कर रहे हैं, हम वर्ष में 15 वर्ष का वृद्धि कर रहे हैं। तो यहाँ से हमारा क्या निकल के आ गया, यहाँ से हमारा निकल के आ गया कि इस 1 यूनिट का वैल्यू क्या होगा, इस 1 यूनिट का वैल्यू होगा 15 वर्ष। तो हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है पुत्र की वर्तमान आयु। देखिए पुत्र जो है वर्तमान में कितना है, 1 यूनिट का, और 1 यूनिट का वैल्यू हमारा क्या निकल के आ गया, 15 वर्ष, यानी वर्तमान में पुत्र की आयु क्या होगा, 15 वर्ष होगा। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 15 वर्ष निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है 1200 मीटर लंबे किसी पुल के दोनों ओर 2 व्यक्ति खड़े हुए हैं। यदि वे एक दूसरे की ओर क्रमशः 5 मीटर प्रति मिनट और 10 मीटर प्रति मिनट की चाल से चले तो वे कितने समय में एक साथ मिलेंगे। अब देखिए हमें क्वेश्चन में पुल की लंबाई क्या दिया हुआ है, 1200 मीटर, यानी दोनों के बीच का हमें दूरी क्या दिया हुआ है, हमें जो है दोनों व्यक्ति के बीच के हमें दूरी क्या दिया हुआ है, 1200 मीटर दिया हुआ है। दोनों व्यक्ति के बीच की हमें दूरी क्या दिया हुआ, 1200 मीटर, और दोनों का हमें स्पीड दिया है, और दोनों जो है एक दूसरे की ओर चल रहे हैं, यानी दोनों जो है विपरीत दिशा में चल रहे हैं। तो हम यहाँ से रिलेटिव स्पीड निकाल सकते हैं, हम यहाँ से रिलेटिव स्पीड निकाल सकते हैं। देखिए दोनों जो है एक दूसरे के विपरीत दिशा में चल रहे हैं, तो यहाँ रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा, दोनों का स्पीड ऐड हो जाएगा, यानी हम इसे ऐड करेंगे 5 मीटर प्रति मिनट और 10 मीटर प्रति मिनट को अगर हम ऐड करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 15 मीटर प्रति मिनट हो जाएगा, 15 मीटर प्रति मिनट हो जाएगा। अब देखिए हमें डिस्टेंस पता चल गया और हमें जो है रिलेटिव स्पीड पता चल गया, तो हम यहाँ से टाइम निकाल सकते हैं। देखिए टाइम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, टाइम निकालने के लिए हम डिस्टेंस में रिलेटिव स्पीड से भाग देंगे। डिस्टेंस हमारा कितना है, 1200 मीटर, और रिलेटिव स्पीड हमारा क्या निकल के आया है, 15 मीटर प्रति मिनट। अब देखिए मीटर से हमारा मीटर कट जाएगा, 15 से 1200 कितने बार में जाएगा, 80 बार में, यानी यहाँ से हमारा टाइम क्या निकल के आ गया, 80 मिनट निकल के आ गया। टाइम क्या निकल के आ गया, 80 मिनट, यानी 80 मिनट में वे दोनों एक दूसरे से मिलेंगे। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 80 मिनट निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है एक परीक्षा में 34% विद्यार्थी गणित में फेल हुए तथा 42% अंग्रेजी में। यदि 20% विद्यार्थी दोनों विषयों में फेल हुए हो तब दोनों विषयों में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थी का प्रतिशत कितना है। हमें क्या निकालना है, दोनों विषय में पास होने वाले विद्यार्थी का प्रतिशत निकालना है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि 34% विद्यार्थी गणित में फेल हुए, 42% विद्यार्थी अंग्रेजी में फेल हुए और 20% दोनों विषय में फेल हो रहे हैं। तो देखिए अगर हमें ये पता चल जाए कि टोटल जो है कितना प्रतिशत विद्यार्थी फेल हो रहे हैं, तो देखिए विद्यार्थी का संख्या अपने आप में क्या होगा, 100%। तो हमें फेल विद्यार्थी का अगर प्रतिशत पता चल जाए तो हम 100% में से माइनस करेंगे तो पास होने वाले विद्यार्थी का प्रतिशत निकल के आ जाएगा। अब देखिए हम फेल होने वाले विद्यार्थी का प्रतिशत कैसे निकाल सकते हैं, हम यहाँ वेन डायग्राम लगा के फेल होने वाले विद्यार्थी का प्रतिशत निकाल सकते हैं। अब देखिए हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 42% जो है 42% अंग्रेजी में फेल हो रहे हैं, 42% अंग्रेजी में फेल हो रहे हैं। और हमें क्वेश्चन में दिया है कि मैथ में 34% फेल हो रहे हैं, मैथ में 34% फेल हो रहे हैं, और 20% जो है दोनों में फेल हो रहे हैं, 20% दोनों में फेल हो रहे हैं। अब देखिए
मैथ में 34% फेल हो रहे हैं और 20% दोनों में, यानी 20% मैथ और इंग्लिश दोनों में फेल हो रहे हैं। यानी केवल जो है मैथ में कितना फेल हो रहे होंगे, केवल मैथ में 14% फेल हो रहे होंगे। अब देखिए 20% दोनों विषय में फेल हो रहे हैं, यानी मैथ और इंग्लिश दोनों में 20% फेल हो रहे हैं, और 42% इंग्लिश में फेल हो रहे हैं, यानी केवल इंग्लिश में कितना प्रतिशत फेल हो रहे होंगे, 22%। अब देखिए हम इसे ऐड कर लेंगे तो यहाँ से हमारा निकल के आ जाएगा टोटल जो है फेल विद्यार्थी का प्रतिशत। देखिए यहाँ से हमारा निकल के आ जाएगा टोटल फेल विद्यार्थी का प्रतिशत। हम इसे ऐड करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, हम इसे ऐड करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 56, ये हमारा क्या हो जाएगा 56%। यानी टोटल जो है फेल विद्यार्थी का प्रतिशत क्या निकल के आ गया, 56 निकल के आ गया। तो देखिए अगर हम 100% में से, यानी कुल विद्यार्थी अपने आप में क्या होंगे 100% में से अगर हम 56% माइनस करेंगे तो यहाँ से हमारा क्या निकल के आ जाएगा, पास होने वाले विद्यार्थी का प्रतिशत निकल के आ जाएगा। अब देखिए 100 में से अगर हम 56 माइनस करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 44%, यानी पास होने वाले विद्यार्थी का प्रतिशत क्या निकल के आ गया, 44% निकल के आ गया। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 44% निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है x के किस मान के लिए 7 अंकों वाली संख्या 6913x08 संख्या 88 से विभाज्य है। हमें यहाँ 4 ऑप्शन दिया हुआ है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में संख्या क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में संख्या क्या दिया है, 6913x08। ये जो संख्या है 88 से विभाज्य है, ये जो संख्या है 88 से विभाज्य है। अब देखिए अगर कोई संख्या 88 से विभाज्य है, इसका मतलब क्या होगा कि वह संख्या, इसका मतलब क्या होगा कि वह संख्या 8 और 11 से भी विभाज्य होगी। अब देखिए 8 से विभाज्यता का नियम क्या होता है कि संख्या का अंतिम 3 अंक अगर 8 से विभाज्य है तो वह संख्या हमारी 8 से विभाज्य होगी। अब देखिए यहाँ हमारा अंतिम 3 अंक क्या है, यहाँ हमारा अंतिम 3 अंक है x08। अब देखिए हम यहाँ x की जगह क्या रखें, हम यहाँ x की जगह क्या रखें ताकि ये 3 अंक जो है हमारा 8 से विभाज्य हो जाए। तो हम यहाँ x का वैल्यू ऑप्शन से रख लेते हैं। अब देखिए ऑप्शन ए में हमारा क्या दिया, 6 दिया है। हम x की जगह अगर 6 रख ले तो ये हमारा क्या हो जाएगा 608। देखिए 608 जो है हमारा 8 से विभाज्य होगा, यानी x इक्वल टू हम 6 रख सकते हैं। अब देखिए ऑप्शन बी में हमारा क्या दिया, 8 दिया है। अब देखिए x की जगह अगर हम 8 रख ले तो ये हमारा क्या हो जाएगा 808। देखिए 808 भी हमारा 8 से विभाज्य होगा, यानी x इक्वल टू हम 8 भी रख सकते हैं। अब देखिए ऑप्शन सी में क्या दिया, 4 दिया है। अगर हम x की जगह 4 रख लें तो ये हमारा क्या हो जाएगा 408 हो जाएगा। 408 भी हमारा 8 से विभाज्य होगा, यानी x इक्वल टू हमारा 4 भी हो सकता है। अब देखिए ऑप्शन डी में क्या दिया, 2 दिया हुआ है। अब देखिए x की जगह अगर हम 2 रख ले तो ये हमारा क्या हो जाएगा 208 हो जाएगा। 208 भी हमारा 8 से विभाज्य होगा, यानी x इक्वल टू हम 2 भी रख सकते हैं। तो हम 8 से विभाज्यता का नियम यहाँ चेक नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे 11 से विभाज्यता का नियम चेक करेंगे। अब देखिए 11 से विभाज्यता का नियम क्या होता है कि संख्या के एक एक अंक छोड़ के हम ऐड करते हैं और जो शेष अंक बच जाता है हम उसे ऐड करते हैं और उन दोनों का हम डिफरेंस लेते हैं। अगर डिफरेंस हमारा 0 निकल के आ जाए या हमारा 11 निकल के आ जाए तो वह संख्या हमारी 11 से विभाज्य होगी। तो देखिए हम यहाँ एक एक अंक छोड़ के ऐड करेंगे, हम यहाँ एक एक अंक छोड़ के ऐड करेंगे। हम यहाँ ऐड करेंगे 6 + 1 + x + 8 और जो हमारा शेष बच गया, शेष को हम ऐड करेंगे। शेष हमारा क्या बच गया 9 + 3 + 0। अब देखिए इन दोनों का अंतर या तो हमारा 0 निकल के आ जाए या हमारा 11 निकल के आ जाए तो ये संख्या हमारी 11 से विभाज्य होगी। अब देखिए ये संख्या हमारी 11 से विभाज्य होगी और हम यहाँ x के जगह कुछ भी रख रहे हैं, यानी इन ऑप्शन में से अगर हम कुछ भी रख रहे हैं तो ये संख्या हमारी 8 से विभाज्य हो रही है। अगर हम यहाँ x के जगह इन ऑप्शन में से अगर कुछ रख लेते हैं और वह संख्या हमारी 11 से विभाज्य हो जाती है, इसका मतलब होगा कि वह संख्या हमारी 88 से भी विभाज्य होगी। अब देखिए हम यहाँ ऐड करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, हम इसे ऐड करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 15 + x और हम इसे ऐड करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। अब देखिए हम यहाँ x की जगह क्या रखें, हम यहाँ x की जगह क्या रखें ताकि हमारा अंतर या तो 0 निकल के आ जाए या हमारा 11 निकल के आ जाए। तो देखिए हम यहाँ x का वैल्यू ऑप्शन से रख लेते हैं। देखिए ऑप्शन ए में क्या दिया, 6 दिया है। हम x के जगह अगर 6 रखेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 21 हो जाएगा। 21 में से अगर हम 12 माइनस करेंगे तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा 9 निकल के आ जाएगा, यानी हमारा अंतर जो है 11 या 0 निकल के नहीं आया। यानी हम x के जगह अगर 6 रखेंगे तो ये संख्या हमारी 11 से विभाज्य नहीं होगी। अगर ये संख्या 11 से विभाज्य नहीं होगी यानी संख्या 88 से भी विभाज्य नहीं होगी। अब देखिए ऑप्शन बी में क्या दिया है, ऑप्शन बी में 8 दिया है। अगर हम x के जगह 8 रख ले तो ये हमारा क्या हो जाएगा 23 हो जाएगा। 23 में से अगर हम 12 माइनस करेंगे तो ये हमारा क्या निकल के आ जाएगा 11 निकल के आ जाएगा, यानी अंतर क्या निकल के आ गया 11 निकल के आ गया। यानी हम x के जगह अगर 8 रखेंगे तो ये संख्या हमारी 11 से विभाज्य होगी। ये संख्या अगर 11 से विभाज्य होगी
तो ये संख्या 88 से भी विभाज्य होगी, क्योंकि हम यहाँ ऑप्शन में से कोई भी वैल्यू x के जगह रख रहे हैं तो ये संख्या हमारी 8 से भी विभाज्य हो रही है, और हम यहाँ x की जगह अगर 8 रख रहे हैं तो ये संख्या हमारी 11 से भी विभाज्य हो रही है। इसका मतलब होगा कि ये संख्या अगर हम 8 रखेंगे तो ये संख्या हमारी 88 से भी विभाज्य होगी, यानी x इक्वल टू हमारा क्या निकल के आ गया, 8 निकल के आ गया। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 8 निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा सिंप्लीफिकेशन दिया हुआ है, हम इस सिंप्लीफिकेशन को सॉल्व करते हैं। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है 0.5 के ऊपर एक रिंग प्लस 0.6 के ऊपर एक रिंग प्लस 0.7 के ऊपर एक रिंग प्लस 0.8 के ऊपर एक रिंग। तो हम सबसे पहले यहाँ से एक रिंग हटाएंगे। अब देखिए यहाँ जो है एक एक डिजिट के ऊपर एक रिंग है, तो हम यहाँ से अगर एक रिंग हटाएंगे तो यहाँ बट्टे में हमारा 1 1 9 आ जाएगा। यहाँ से हम लिख सकते हैं, यहाँ जो है 0.5 के ऊपर एक रिंग है, तो हम यहाँ से अगर एक रिंग हटाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा 5/9 हो जाएगा, प्लस यहाँ से अगर हम एक रिंग हटाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा 6/9, प्लस यहाँ से एक रिंग हटाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा 7/9, प्लस यहाँ से अगर हम एक रिंग हटाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा 8/9 हो जाएगा। अब देखिए हम इसे अगर ऐड करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा 11 प्लस 7 कितना हो जाएगा 18 प्लस 8 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 26, ये हो जाएगा 26/9। अब देखिए 26/9 को हम क्या लिख सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं 2 सही 8/9। हम इसे क्या लिख सकते हैं, 2 सही 8/9, यानी यहाँ से हमारा सही आंसर क्या निकल के आ गया, ऑप्शन सी निकल के आ गया। हमारा सही आंसर क्या निकल के आ गया, ऑप्शन सी निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर क्लास अच्छा लगे तो क्लास को लाइक करिएगा, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए बाय बाय।